नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा वो मंच है जहां पे प्रगतिशील राजनीति को लेकर बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। और आज इसी कड़ी में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में पहुंचे हुए हैं, जहां पे हम मुलाकात आपकी कराते हैं संदीप पाल जी से, जो कि वर्तमान में यहाँ पे उपाध्यक्ष हैं। जी संदीप जी, आपका स्वागत है आईपा में। और पहला सवाल आपसे कि किस तरीके की राजनीति में आप छात्र राजनीति में हैं, चूंकि NSUI से भी हैं आप, तो कितना इस समय का माहौल आप देख रहे हैं? पहले तो मैं आपको पत्रकार महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप छात्रों की आवाज़ को उठाने के लिए हम जैसे छात्रों के पास आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। और रही बात यहाँ पे चुनाव के समय, आप देख रहे हैं चुनाव माहौल चल रहा है और जो NSUI है इस समय छात्रों की आवाज़ को लगातार निरंतर उठाती रही है। और इस वर्ष NSUI पूरे पैनल के साथ चुनाव लड़ रही है। अध्यक्ष पद के लिए नीरज पांडे, उपाध्यक्ष पद के लिए संजय यादव, महामंत्री पद के लिए प्रभु पटेल और पुस्तकालय मंत्री दीपक कुमार को लेकर। और अन्य जो दल के बनते हैं न, उनके पास अभी तक कोई पैनल बना पाई है। AVP जो पूरे कहने के लिए AVP जो जिसका पूरे अभी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, और यहाँ पे बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे उनको कोई पैनल नहीं मिल पाया अभी तक। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती छात्रों के लिए। छात्र भी जान गए हैं, युवा भी जान गए हैं कि जो छात्रों की आवाज़ उठाता है उसके साथ छात्र जुड़े हुए हैं। अभी तो छात्र संघ के चुनाव में भी कुछ समय है, अभी तो सबके कैंडिडेट अभी घोषित होंगे। हालांकि आपने अपने कैंडिडेट को पहले यहाँ पे चयनित कर लिया है, उतार दिया, प्रचार प्रसार चल रहा है, नज़दीक चुनाव भी है, अभी वर्तमान आप उपाध्यक्ष भी यहाँ पे। एक जानकारी लेना चाहते हैं आपसे कि पहले की राजनीति, जो छात्र राजनीति थी, उसमें और आज के जो लिंग 2 के बाद जो है राजनीति में, कितना आप तब्दील देखते हैं, कितना अंतर देखते हैं? पहले तो अभी तो हम लोग क्या नामांकन हो चुका है और जो पैनल डिसाइड करने का समय होता है वो समाप्त हो चुका है अब इस मायने में अभी तक किसी को भी कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाया है, ये है। और रही बात छात्र राजनीति जो पहले की थी, पहले की राजनीति पहले बुजुर्गों और मठाधीशों की राजनीति होती थी। आम छात्राओं की राजनीति नहीं हो पाती थी। लोग आते थे, अपने दबदबे से चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस वर्ष लिंग 2 नियम के तहत आम छात्रों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, जिससे जो आम छात्र हैं, जिसपे ये राजनीति का जो अपना धौंस जमाए रखे थे, उनको दूर कर आम छात्रों को चुनाव लड़ने का मौका मिला है। अगर बात किया तो लिंग 2 से पहले जो यहाँ पे काफ़ी उम्र के भी लोग चुनाव लड़ते थे, 3 बार, 4 बार, 5 बार। लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, BHU है आपका, UP कॉलेज है, संस्कृत विश्वविद्यालय है यहाँ पे विश्वविद्यालय। ऐसी मतलब कि हर जगह लोग लड़ते थे, काफ़ी उम्र दराज लोग लड़ते थे। तो उनके अपेक्षा और एक नए युवा जो हैं, जिनको जो चांसेस जो मिले लिंग 2 के अंतर्गत जो है, तो कितना आप इसमें अच्छा समझते हैं पहले की अपेक्षा राजनीति में? इस समय हम जो समझते हैं पहले की अपेक्षा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पहले क्या था, लिंग 2 नियम के तहत लिंग 2 नियम नहीं था, जिसकी वजह से उम्र दराज के लोग चुनाव लड़ते थे और कई वर्ष निरंतर वही चुनाव लड़ते जाते थे, जिससे आम जो छात्र थे उनको मौका नहीं मिल पाता है। और लिंग 2 नियम के तहत क्या है कि इस हर वर्ष नए कैंडिडेट, नए लोग आते हैं। इससे जो भी आता है वो अच्छा काम करने के लिए आता है, क्योंकि ये लिंग 2 नियम के तहत एक बार आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप चुनाव जीतिए या हारिए, आपको दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। इससे आम छात्रों पे बहुत दबाव रहता है, वो विश्वविद्यालय और अन्य क्षेत्रों में, शिक्षा क्षेत्र में अच्छा कार्य करना चाहते हैं। इस वजह से हम मानते हैं कि अब लिंग 2 नियम बहुत ही अच्छा है। लिंग 2 के अंतर्गत में जैसे जो अब चूंकि आप छात्र राजनीति में आए हैं, पहले की राजनीति में देखा जाए तो यहीं वाराणसी से, BHU से और काशी विद्यापीठ से कई ऐसे जो हैं छात्र नेता जो निकले यहाँ से, जो विधानसभा पहुँचे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, यहाँ पे देश की राजनीति में जाके अपनी बातों को उठा सके मजबूती के साथ साथ। उसमें क्राइम की घटना भी बहुत होती थी। एक बहुत तगड़ी क्राइम की घटना जिसमें AK-47 का उपयोग किया गया था। इसमें राम प्रकाश पांडे और बाबा की हत्या हुई थी, मुन्ना बजरंगी जैसे शार्प शूटर ने उसमें हत्या को अंजाम दिया था। तो अब वो पहले का दौर और आज के दौर में अपराधीकरण में कितना आप तब्दीली देखते हैं? आपराधिक की बात करें तो पहले ज़्यादा था। अब जब लिंग 2 नियम के तहत अगर आपके ऊपर कोई भी FIR अगर रहता है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। इस वजह से क्राइम बहुत कम हुआ है, क्योंकि जो भी छात्र चुनाव लड़ने जाता है वो बचता है FIR के माध्यम से। अगर क्योंकि पहले क्या होता था, मारपीट और लड़ाई झगड़ा ही लोग करते थे, जिससे कि
उनसे चुनाव पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन अब लिंगदो नियम के तहत सबको भय हो चुका है, इसलिए वो क्राइम होना कम हो गया है। आवाज़ें किस प्रकार की उठाते हैं छात्रों की, जो एक अलग अलग जो समस्याएं जो होंगी, आपसे बात की जाए जो समस्याएं छात्रों की, तो कैसी आवाज़ आप उठाते हैं, किस तरीके से, कितनी सुनवाई होती है? क्योंकि नए युवा हैं, एक्सपीरियंस कम होगा, जाहिर सी बातें हैं, आप उतनी बातों को रख नहीं पाते, तो किसी राजनीति में किसी बड़े पदाधिकारी का आप हस्तक्षेप रखते हैं कि अपना स्वयं डिसीजन लेते हैं? जी, अभी तो विश्वविद्यालय में जब तक हैं, विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं ने अपनी आवाज़ उठाने के लिए मुझे चुना है। मैं अभी वर्तमान में हूँ, तो जिस प्रकार अभी विश्वविद्यालय में मैं खुद निर्णय ले सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सक्षम हूँ। मुझे छात्र छात्राओं ने चुनकर इस मौके का, और जो लगा उनको कि ये हमारी आवाज़ को उठा सकते हैं, उनका वो चयन किए, और मैं उनकी हर बातों पे खरा उतरता हूँ। चाहे वो मूल्यांकन संबंधित कोई भी शिकायत रही हो, या चाहे आम छात्रों की कोई भी समस्या रही हो, मैं उन समस्याओं को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक और विद्यापीठ के प्रशासन से लड़ने का काम किया हूँ। बात ही और की जाए इसमें, चूंकि छात्र राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, छात्रों से संबंधित बहुत समस्याएं होती हैं, वजीफे को लेकर, हॉस्टल की होंगी समस्याएं, तो उसमें किस प्रकार से आप आवाज़ उठाते हैं, कैसे, क्या उसमें कितनी समस्याओं का समाधान कर पाते हैं आप? क्योंकि अगर जब तक हम पहले तो 1-2 लिखित ज्ञापन देते हैं, अगर वो हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है, तो मैं जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाता है, तब तक मैं धरने का रूप लेता हूं, और आगे ऐसे कड़े आंदोलन करने के लिए मैं उनको बाध्य करता हूं, जिससे उनको हमारी मजबूरियां हो जाती हैं और हम लोग की मांगों को पूरा करना पड़ता है। अभी हाल में ही हमारे विश्वविद्यालय में, आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, बहुत ही शर्मनाक घटना है कि जिस प्रकार एक विश्वविद्यालय में पीएससी को ठहराव मिला है, आम छात्रों को नहीं मिला है। जो दूर दरार अन्य प्रदेशों से छात्र आए हैं यहाँ पे, उनको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो पा रही है, और यहाँ पे पीएससी को रहने के लिए उसको जगह दिया जा रहा है, जिसके लिए मैं अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन को कह दिया हूँ, जब तक पीएससी नहीं जाएगी, मैं अन्य किसी भी छात्रों को अन्य किसी भी हॉस्टल छात्रावास में अलॉटमेंट नहीं होने दूंगा, अगर जब तक हमारी मांग विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानती है तब तक। छात्र संघ चुनाव में अक्सर झड़प की भी संभावनाएं होती हैं, तो कैसे आप लोग एक दूसरे को समझाते हैं, अपने समर्थकों को कैसे समझाते हैं, चूंकि आगामी चुनाव भी आप लोगों के सामने हैं, तो कैसे समझाते हैं कि किस तरीके से, मतलब कि छात्र उपद्रव ना करें, या मतलब कि आपके पक्ष में वोटिंग करें, तो क्या संदेश देते हैं, कैसे छात्रों को अपने पक्ष में लेते हैं? रही बात उपद्रव की, तो उपद्रव जो करते हैं वो आते हैं उपद्रव, यहाँ के बाहरी जो छात्र रहते हैं वो कहीं ना कहीं आपसी जो बाहर प्रतिद्वंदी रहता है, उसको विश्वविद्यालय में रहने पे, उसकी वजह से हम लोग छात्रों को क्लास में जाकर अपनी बातों को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, जिससे उनको लगता है कि ये हमारे लिए सही है। जो आगे हम लोग जिस प्रकार निरंतर आगे पिछले वर्ष और आने वाले अपने, जो एक तरफ से कहें कि अपने घोषणाएं, अपने मुद्दों के साथ चुनाव लड़ते हैं, तो उनको लगता है, इसलिए वो क्लास में जाकर हम एक सूचना के माध्यम से और एक प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। इस वजह से जो उपद्रव होता है अब कम होता है। अगर बात की जाए, यहाँ पे 2022 का चुनाव नज़दीक है, तो कैसे आप इस चुनाव को देखते हैं, क्या मुद्दे होंगे? चूँकि एक छात्र राजनीति से आप लोग जुड़े हैं, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा बहुत बड़ी मुद्दे हैं, तो क्या विशेष मुद्दे रहेंगे एनएसयूआई से चूँकि हैं आप, तो कैसे आप फेस करेंगे? सबसे पहले तो आपको बता दें, जिस प्रकार अभी हमारे यहाँ 24 को ही वोटिंग होने वाली है, और अन्य किसी भी दल सपा अपना पैनल फ्री कर चुकी है, और एबीपी जो है, इसको यहाँ पे कोई प्रत्याशी नहीं मिला, उनका सुपड़ा साफ नज़र आता हुआ, इसी तरह उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। और तमाम दल ऐसे हैं जिनको अभी कोई अपने संगठन के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार हम उम्मीद और नहीं पूर्ण विश्वास कर सकते हैं कि छात्र और युवा जाग चुके हैं, और वो देख चुके हैं कि ये निरंतर हमारे साथ खिलवाड़ करती आई हैं। ये चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें कहीं ना कहीं धांधली हो जाती है, अगर धांधली नहीं होता है तो लीक हो जाती है। और रही बात, जिस प्रकार अभी हाल में ही कोरोना काल आया, जिसमें कई छात्राओं को स्कॉलरशिप से वंचित रहना पड़ा। बहुत सारे छात्र हैं जो इस वर्ष अपना एडमिशन लेने में निष्फल रहे, अपना एडमिशन नहीं करा पाए। ऐसे ही तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई, जिसका आज छात्र छात्राओं ने पूरा ही एकदम, एक कहें तो
इन दोनों पार्टियों को नकार दिया है और एक नई पार्टी और नई उमंग के साथ वो लोग NSY के साथ जुड़ रहे हैं। अगर अंतिम सवाल है आपसे, NSY के पैनल से आप लोग लड़वा रहे हैं, आप अपने कैंडिडेट को जितवाने का पूरा प्रयास करें, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आपके जो छात्राएं जो हैं, किसी को टिकट ऐसा मिल रहा है या इससे पहले मिल रहा था या आगे उम्मीद है? अभी तक क्या है कि अभी कोई जो छात्राएं हैं यहाँ पे अभी चुनाव लड़ना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो पहले जो छात्राएं जो पहले की स्थिति को देखते हुए डरी हुई सहमी हुई थी, वो चुनाव डर की वजह से नहीं लड़ना चाहती। लेकिन जब पिछले 2 वर्षों से जिस प्रकार NSY आम छात्रों की आवाज़ को उठाता रहा है, उसको देखते हुए अब धीरे धीरे छात्राएं भी अब चुनाव लड़ने पर विचार कर रही हैं। और मैं आगे आपको पूर्ण विश्वास देना चाहता हूं कि अगली बार होने वाले चुनाव में इस पर यहाँ पे छात्राएं भी वहाँ पे मुख्य भूमिका में भाग लेंगी। तो ये थे हमारे साथ संदीप जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने पूरे जवाबों को दिए। और ये काशी विद्यापीठ का परिसर है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय है, जो बनारस का माना जाना है पूर्वी उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पे तमाम अपनी समस्याओं को और आने वाले राजनीति को लेकर इन्होंने पूरे बेबाकी से जवाब दिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।